फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर में होने वाला है, जहां पर 32 टीम से भी ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। 1930 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने लिक्विड पे बैन लगा दिया है कि स्टेडियम के अंदर आप ना लिक्विड को कंज्यूम नहीं कर सकते, मतलब कि शराब को नहीं पी सकते हैं। और इससे वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न लोग सोच रहे हैं कि किस तरीके से चीजें होंगी, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, लोग पार्टिसिपेट थोड़ा कम करेंगे, मतलब ऑडियंस की थोड़ी सी कमी हो जाएगी। और उसके बाद रिवीलिंग क्लॉथ्स पे भी बैन लगा दिया है कि आप पूरे के पूरे इस्लामिक लॉ को पूरा का पूरा फॉलो करेंगे। उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पूरा जारी कर दिया है। हे एवरीवन, आई एम अविनाश कुमार और आज हम लोग जानने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन सी घटनाएं हुई और इंडिया का इसमें क्या रोल है, इंडिया क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एशिया से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं आपको बता दूं 1930 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी फीफा की। इतने लंबे टाइम फ्रेम में इंडिया कभी भी उस फाइनल रीच तक नहीं पहुंच पाया है और इंडिया कभी भी क्वालिफाइंग नेचर नहीं कर पाया। 1950 में एक बार उसने किया था, लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कि फुटबॉल खेलते समय आपको स्प्रिंट शूज की जरूरत पड़ती है जिसमें कि कांटे लगे रहते हैं, लेकिन इंडिया क्या कर पाया था, उस समय उसके पास शूज नहीं थे। बहुत सारी वेस्टर्न मीडिया और खलीज टाइम्स ने ये भी छापा था कि नहीं, इंडिया के पास उस समय पैसे थे, लेकिन इंडिया के लोग प्ले ग्राउंड को जहां पर अखाड़े में उतरते हैं तो उसको क्या करते हैं, बहुत ही पवित्र जगह मानते हैं और इसके लिए वो शूज पहन करके नहीं, विदाउट शूज के ही खेलना चाहते थे। और इसके लिए 1950 में क्वालिफाइंग होने के बाद भी उन्हें नहीं खेलने का मौका दिया गया। इंडिया कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाया है। अगर हम लोग पूरे गल्फ कंट्री की बात करें, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, ईरान और उसके बाद जितनी ओआईसी कंट्री, इन सब में पहला ऐसा अरेबिक कंट्री है जो कि कतर है, जो कि इन सबको होस्ट कर रहा है। कतर की आबादी 30 लाख के अराउंड है, लेकिन इसने इसमें 3,500 से भी ज्यादा करोड़ की गिफ्ट मनी बांटने का पूरा आयोजन कर दिया है और जो टीम जीतेगी उसे 350 करोड़ से भी ज्यादा दिया जाएगा। सोचिए कि कितना बड़ा ह्यूज नंबर है। रिपोर्ट्स निकल करके बहुत टाइम से पहले से आ रही है कि कतर ने इसे अपनी बिड लगाने के लिए, कि अपने यहां पर आयोजित करने के लिए, कि ये 2022 में ये होस्ट करेगा कतर, इसके लिए उसने 2010 से ही बहुत सारी ब्राइब देनी स्टार्ट कर दी थी, जो कि इसकी मेन कंट्रीज हैं। तो इसके लिए ऐसा भी निकल के आया है कि इसमें क्या हो गया कि इस पूरे के पूरा जो स्टेडियम बनाने में पूरा का पूरा खर्चा है, ये बहुत ही ज्यादा हरक्यूलियन अमाउंट ऑफ मनी है। और इसके बाद फिर ऐसा लोग क्यों करते हैं बताइए, क्योंकि ये 1 महीने से भी ज्यादा कम की टाइम फ्रेम है और इसमें पूरा का पूरा आयोजित होने वाला है। फिर भी कंट्री अपने आप को क्यों लेना चाहती है कि मैं इसे होस्ट कर दूंगी, क्योंकि पूरी दुनिया का इंटरनेशनल अटेंशन इसके ऊपर जाता है। इंटरनेशनल मीडिया वहां पर चीज आयोजित हो रही है, इसके पीछे लग जाती है। और सोचिए कि कतर का नाम आपने कहां सुना होगा, कतर दुनिया की हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाली कंट्री है। ये सारी न्यूज के कारण कतर पूरा का पूरा लाइमलाइट में आ गया। इससे कंट्री को टूरिज्म में भी फायदा मिलता है। बहुत सारी कंट्री जैसे कि इटली, जर्मनी, श्रीलंका, जैसे कि ये सारे लोगों को टूरिज्म प्रभावित होने के बाद इनकी इकोनॉमी में भी आपको स्लो डाउन मिलने को मिलता है। देखिए, सबसे ज्यादा दुनिया में वर्ल्ड कप जो कि फीफा वर्ल्ड कप है, ये कौन जीत चुका है, ब्राजील 5 टाइम्स इसको जीत चुका है। और इसका सेकंड नंबर पे बात करें तो इटली और जर्मनी भी इसको 4 टाइम जीत चुके हैं इसके टाइटल को। आज 20 नवंबर से इसकी स्टार्टिंग होने वाली है और ये 18 दिसंबर तक ही चलेगा, मतलब अराउंड 28 डेज में सारा को सिमट करके रह जाएगा। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी निकल करके आ रही है कि इसमें क्या हो गया कि इंडिया के बहुत सारे 6500 से भी ज्यादा वर्कर्स इसमें मारे गए हैं। तो इसके बाद फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल 2016 और उस ह्यूमन राइट वॉच है 2021 के अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग बताया है कि इसमें 6500 से भी ज्यादा जो कि साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज से वहां पर जाकर के लोग काम करने के लिए जाते हैं और इसके बाद उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है। इसमें बहुत सारे लोग इसमें मर गए हैं। तो इसमें ह्यूमन राइट्स का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं खुद दुबई में रहता हूं, तो आपको पता होगा कि गल्फ कंट्रीज में क्या होता है कि जिस समय ये लोग वर्कर जाते हैं, जैसे कि इंडिया से जाते हैं, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ये सारे के सारे लोग जाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, जो इनके मालिक रहते हैं वो क्या करते हैं, पासपोर्ट ले लेते हैं और पासपोर्ट लेने के बाद उनको पूरा का पूरा काम कराते हैं। लोग बंदिशों में बन जाते हैं क्योंकि पासपोर्ट के बिना हम आउटसाइड कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इनके पास अपनी आजादी नहीं होती, वीजा नहीं होता, तो इसका फिर इनके पास बहुत ही हार्ड कंडीशन में इन लोगों को छोटे छोटे अकोमोडेशन में रह करके एक रूम में बहुत सारे शेयरिंग बेड स्पेस में रह करके इन्हें पूरा का पूरा करना पड़ता है। इसलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल और उसके फिर ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इसमें ह्यूमन राइट्स का मसला उठाया है। आप लिक्विड अंदर पूरे के पूरे स्टेडियम के अंदर नहीं पी सकते हैं और इसके बाद फिर घुटने को पूरा का पूरा रिवील नहीं कर सकते, घुटने से पूरा का पूरा कवर होना चाहिए और ये वाला जो एल्बो है वो पूरा का पूरा कवर होना चाहिए और इसके बाद ही आप कर सकते हैं। तो इसीलिए अब देखने वाली बात है कि इसमें कौन जीतता है। इंडिया में आपने देखा होगा कि जब पीटी उषा भागती है वो भी क्या कहते हैं, बहुत बार विदाउट शूज के भी भाग चुके हैं। भाग मिल्खा भाग में भी आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, जो मिल्खा सिंह है वो भी विदाउट शूज के भी भाग जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जिस समय मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलते थे उसके बाद फिर वो जीत चुके थे और यहाँ पर उन्होंने शूज का इस्तेमाल नहीं किया था। तो बहुत सारी चीजों में देखेंगे कि इंडियन कल्चर में ऐसा है कि वो विदाउट शूज के चीजों को प्रेफरेंस करना जानते हैं और उसके बाद फिर वो उस तरीके से खेलते हैं तो उनको कंफर्टेबिलिटी महसूस होती है और इसके बाद फिर वो उस चीज को रियली में रिस्पेक्ट करते हैं कि ग्राउंड हमारा भगवान के समान ही है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।